हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। सो आज मैम आपके लिए लेकर आ गए एक और इंटरेस्टिंग सेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के हम सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करने वाले हैं। सो यार मुझे पता है आप बहुत आलसी हैं, है ना। यार ये बहुत बिटर ट्रूथ है, बट ये ट्रूथ है कि आप लोग फॉर्मूला शीट्स तैयार नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें या फिर आप बोर्ड एग्जाम की बात करें। तो अगर आप CUT में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला शीट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आपकी फिजिक्स को और मैम आपके लिए लेकर आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला शीट। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपन कवर करने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन भी आप इसको बोल सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर ऐसे आई गेस 15 to 20 मिनट्स में एकदम छट से बेटा रिवाइज हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद नो मोर डिलेज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बेटा क्या होता था, कितना काम करना पड़ रहा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आने के लिए, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज वाज रेफर टू एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बेटा जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी रहता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस के केस में जो दो पॉइंट्स होते थे वो डिफाइंड होते थे। यानी कि अगर P और Q पॉइंट, आपके पास दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज Q0 को मूव करना चाहते हैं, उठाकर लेकर आने में कितना काम करना पड़ा, वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम P टू Q, एंड द कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है, एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं करना। इसका जो टोटल एनर्जी है बेटा वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। सो इस कंडीशन के अंडर बेटा अगर आप काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आप उस चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट कम्स व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, हमेशा आपके एक दिमाग में चीज क्लियर रखना, जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं वो हमेशा हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं बेटा, नेचुरल फोर्सेस के अगेंस्ट कर रहे हैं। नेचुरल फोर्सेस यहाँ पे क्या है, अगर हम दो चार्जेस की बात करें, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, दे वांट टू रिपेल ईच अदर, है ना। दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करना चाहते हैं, बट हम उनको पास लेकर आ रहे हैं, यानी कि वी आर डूइंग सम वर्क। सो बेटा जो हम काम करते हैं एक्सटर्नल वर्क, वो हमेशा रिवर्स यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। सपोज कीजिए एक पॉइंट चार्ज है, उससे किसी r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया था, KQ बटा R। एंड यहां पर आपके पास जो पोटेंशियल होती है उसमें जो चार्ज होता है उसको आपको विद साइन डालना होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से आपके पास पोटेंशियल भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है और P पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सो इन दिस बेसिकली बेटा इस केस में आप क्या करते हैं, हर एक चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और आपके पास Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है, इन तीनों चार्जेस के रिस्पेक्टिवली P पॉइंट से डिस्टेंसेस गिवन है R1, R2 एंड R3। तो बेटा आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स, बट यहाँ पर Q2 नेगेटिव था, तो बेटा यहाँ पर जो सेकंड टर्म आएगी उसमें नेगेटिव का साइन आएगा। अब जो पोटेंशियल होती है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ज्यादा गिरी हुई है एज कंपेरेटिव टू पोटेंशियल। यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं किसी चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जल्दी गिरती है एज कंपेरेटिव टू पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब डाइपोल की कहानी आई थी तो दो कंडीशंस हम याद करते हैं, एक्सियल कंडीशन एंड इक्वेटोरियल कंडीशन। अगर आपके पास चार्जेस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसी पर आप किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोटेंशियल की, तो बेटा उस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलते थे। और जस्ट सेंटर से अगर हम कोई डिस्टेंस कंसिडर करें या फिर कोई लाइन कंसिडर करें बेटा, और उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आप कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन पे आपने कोई पॉइंट कंसिडर किया, दैट वाज इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट वाज इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है अरे यार ऐसे सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं, तो इस सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल तक शेयर करें एंड लाइक जरूर से करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इस केस में हमने पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था, डिटेल्ड वीडियोस में ऑलरेडी इस चैनल पे बना चुके हैं, आप ये 6वीं बैच में जाके जरूर से देखिए बेटा, उसमें मैंने सारी डेरिवेशंस कराई हैं आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या आता है बेटा इस केस में, KP cos थीटा बाय R का स्क्वायर। अगर एक्सियल पॉइंट है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, उस केस में बेटा पोटेंशियल आ जाएगा KP बाय R का स्क्वायर। एंड अगर आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट है तो थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री आ जाएगी, उस केस में पोटेंशियल आ जाता है 0। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
फॉर द केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन से अगर मैं कोई प्लेन ड्रॉ कर दूं, इक्वेटोरियल पोजीशन से पास होता हुआ कोई प्लेन ड्रॉ कर दूं, दैट प्लेन इज नोन एज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। अगर इसी फॉर्म को मैं एक डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहती हूं इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या फिर सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं पोटेंशियल को, तो बेटा हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर आर कैप इज बेसिकली व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब आप इसको खोलोगे तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है। सो थोड़ा सुंदर लगे देखने में तो हम ये वाला एक्सप्रेशन से भी इसको डिनोट कर देते हैं। सो बीइंग अ सीयूईटी एस्पिरेंट या फिर बीइंग अ नीट एस्पिरेंट और जेईई एस्पिरेंट, आपको हर एक फॉर्मूला के डिफरेंट फॉर्म्स पता होने भी बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ओनली। देन अगर हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात करें, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं बेटा, नो 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 नो, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पोटेंशियल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अदरवाइज बेटा जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट आर रेफर टू एज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे अगर हम वर्क डन की बात करें बेटा, अगर मुझे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है और इक्विपोटेंशियल सर्फेस पर लेकर जाना है, तो बेटा आपके पास वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस पर आपके पास पोटेंशियल तो हर जगह बराबर है। तो वर्क डन क्या था अपने पास, वर्क डन क्या था, यहां से आपके पास चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर था, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था। अगर आप 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल बराबर, यानी कि आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी क्या आ जाती है, इस केस में 0 आ जाती है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ऐसे ही 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की। आगे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब हम काम को डिवाइड कर रहे थे बाय चार्ज, हमारे पास पोटेंशियल आया था। बेटा काम को अगर काम ही रहने दें, डिवाइड ना करें चार्ज से, सिर्फ हम वर्क डन की बात कर रहे हैं कि हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पी पॉइंट पर लेकर आए, हमको कुछ काम करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो बेसिकली दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रेफर टू एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इफ वन पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड अनदर पॉइंट इज डिफाइंड, बेटा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं, दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ए और बी पॉइंट, तो बेटा उस केस में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वर्क डन ओनली। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो हमने देखा नहीं है यानी कि इन्फिनिटी, बेटा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहता है, 0 रहता है। ये हमारी एजम्पशन रहती है, ठीक है, यहां में एजम्पशन लेके चलते हैं। उसके बाद रिश्ता आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। भाई बहुत ही ज्यादा दुश्मनी, वैर का रिश्ता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल कभी भी बढ़ता नहीं है, कम होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है तो पोटेंशियल बेटा इस दिशा में हमेशा क्या करेगा, कम होगा, रिड्यूस होगा। ये कैसे पता चलता है, नेगेटिव के साइन से पता चलता है। अब ये जो फॉर्मूला रहता है बेटा, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ फील्ड, चाहे वो आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है, चाहे वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ये वाला फॉर्मूला दोनों फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे। अब आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखते थे, माइनस ऑफ पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। इस केस में जब एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हो तो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या लेते हैं, अलग से क्या आता है यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई जेड कॉन्स्टेंट आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू जेड है तो एक्स और वाई कॉन्स्टेंट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलिए, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अलोंग बेटा एक्स एक्सिस, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या लेकर बैठेगा, वो आई कैप लेकर बैठेगा। सिमिलरली ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, सो ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड कंपोनेंट डालोगे, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आ जाइए, अगर अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई 2 चार्जेस हैं, वो इन्फिनिटी पर बैठ के एकदम मस्त गप्पे शप्पे मार रहे थे और हमारा मन किया कि यार उनको ना वहां से उठाकर हम किसी
फाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन में ले आए, किसी r डिस्टेंस दूर ले आए, तो हमको कितना काम करना पड़ा बेटा, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इनिशियली ये दोनों जो चार्जेस सिस्टम थे वो कहां पर प्रेजेंट थे, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट थे, यानी कि इनिशियल सिस्टम का बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था, इनिशियल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था, 0 था, क्योंकि एट इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं यार इन्फिनिटी कहां है, तो उसका एनर्जी अपन क्या मान के चलते हैं, एनर्जी पोटेंशियल सब क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। दिस इज एन एजम्पशन, है ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशंस यार, हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कभी कुछ भी एजम्पशन ले लेते हैं, बस आप ये एजम्पशन मत ले लेना कि फिजिक्स करनी ही नहीं है, ऐसी वैसी एजम्पशन मत ले लेना यार, थोड़ा देख कर लेना, ठीक है। आगे आ जाइए, अगर हम इनको किसी फाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन में लाकर बिठा देते हैं एट सम डिस्टेंस R12, तो बेटा आपके पास U की वैल्यू कितनी आती है, K Q1 Q2 बाय R12। अब याद रखेंगे बेटा, जब भी आपके पास देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अराउंड, तो आप जब एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप Q1 को पहले लेकर आए, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप किसके अगेंस्ट काम करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड तो कोई है ही नहीं। जब आप Q2 को लेकर आएंगे तो आपको Q1 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, उस टाइम पर बेटा Q1 अपना एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा एट दिस पोजीशन, ठीक है, जो Q2 को फेस करना पड़ेगा। दैट इज वाई बेटा यहाँ पर जो काम है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अगर देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड और आपको बोल दिया जाए कि आप 10 चार्जेस को उठाकर लेकर आओ इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन में, आपको कैसे पता चलेगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में, हाउ वुड यू नो अबाउट दिस, आपको ये फॉर्मूला लगाना बेटा कॉम्बिनेशन का NC2। NC2 का मतलब क्या रहता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। बेटा n यहाँ पे क्या रहता है, द नंबर ऑफ चार्जेस, अगर 10 चार्जेस को लेकर आना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग द सेशन, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में फायर स्माइलीज रेड हार्ट्स भर दिए जाए, चैट बॉक्स को एकदम ऐसा चमका दिया जाए लालम लाल हार्ट्स के साथ, ठीक है। सो n इज बेसिकली द नंबर ऑफ चार्जेस है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ऑफ अ लेट्स सपोज 2 चार्ज सिस्टम, आप उनको इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आ रहे किसी फाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन में, बट उस फाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि देयर इज एक्सटर्नल सोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ होगा, बोलो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ होगा। तो यहाँ पे बेटा U की वैल्यू को क्या लिखेंगे, Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस K Q1 Q2 बाय R12। अब यहाँ पर Q1 इंटू VR1 बेसिकली क्या है बेटा, दिस VR1 इज व्हाट, पोटेंशियल एट द पोजीशन R1 जहां आप किसी चार्ज को लेकर आए हैं, ठीक है। सिमिलरली VR2 क्या होगा, पोटेंशियल एट द पोजीशन R2 जहां पे आप Q2 को लेकर आए हैं, एंड ये बेटा क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन टर्म हो जाएगा, इंटरैक्शन टर्म की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आगे चलेंगे, फिर हम बात करते हैं ड्यू टू अ डाइपोल सिस्टम, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब हमेशा याद रखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब भी हम नेचर लॉस के अगेंस्ट काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम ग्राउंड से पहाड़ पर चढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूर जाना चाहते हैं, हम उनको पास लेकर आ रहे हैं, हम उनको पास लेकर आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। सो सिमिलरली अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता था कि जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन में लाइन हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। बट अगर हम बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको कोई टॉर्क दे देते हैं, तो बेटा यही टॉर्क यहाँ पर एक्सटर्नल जो है वो क्या करेगा बेटा, वर्क डन करेगा, और इसी वर्क डन की वजह से बेटा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, या फिर cos ऑफ थीटा आई माइनस cos ऑफ थीटा एफ। बेटा थीटा आई क्या है, इनिशियल एंगल जिस पे आपके पास डायपोल था, थीटा फाइनल इज द फाइनल एंगल जिस पर आपके पास आफ्टर गिविंग द एक्सटर्नल टॉर्क आपका डायपोल अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है। अगर यहाँ से बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता था आपके पास, डेरिवेशन करने के बाद माइनस ऑफ पी cos ऑफ थीटा, जिसको हम माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर लिखते थे। अब इसमें फर्दर दो केसेस आते थे, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 डिग्री के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 डिग्री के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में बेटा एनर्जी क्या आती थी, मिनिमम, एंड थीटा 180 डिग्री के केस में यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में बेटा आपके पास एनर्जी क्या आती थी, मैक्सिमम आती थी, दैट इज प्लस ऑफ पीई, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। नाउ लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर क्या होता है,
कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते स्टैटिक कंडीशन में, चार्जेस हमेशा सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कभी भी वो किसी ऐसे रैंडम एंगल पर कंडक्टर के विद रिस्पेक्ट टू नहीं आ सकती, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर किसी टेंजेंशियल अगर कॉम्पोनेंट अपन कंसिडर कर ले, लेट्स सपोज किसी 30 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो बेटा उस केस में देयर विल बी सम टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो एक फोर्स फील करेगा और वो मूव करने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट आउटसाइड की बात करें या सरफेस के नियर बात करें बेटा, कंडक्टर की वजह से कितनी रहती है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एन का कैप रहती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो उसके अंदर कभी भी चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हमेशा सरफेस पर ही एग्जिस्ट करेगा क्या, चार्जेस, है ना। कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर शून्य रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी चीज को बचाना चाहते हैं, तो उसको कंडक्टर के अंदर रख दो। कंडक्टर के अंदर रख दोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बेटा ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, और ये दोनों कंडक्टर्स का बेटा जो एरिया होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। शेप एंड साइज डिफर कर सकता है बट इनका एरिया सेम होना चाहिए। एक के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए। बेटा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रहता है, यानी कि आप जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते रहते हो पोटेंशियल बढ़ता रहता है। एंड आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के बेटा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, हर एक कैपेसिटर का एक कैपेसिटी है अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का बेटा, दैट इज रेफर टू एज व्हाट, दैट इज रेफर टू एज कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस के बेटा जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं फैराड, है ना, FARAD। और ये जो फैराड होता है वो बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, दिस इज वेरी वेरी बिग यूनिट। ठीक है, आपके पास Q बटा V, आपके पास Q बटा V यानी कि कैपेसिटेंस क्या बन जाता है बेटा, फैराड बन जाता है। ठीक है, अब फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज को हम लिखते हैं कूलम में, चार्ज को हम लिखते हैं कूलम में, और पोटेंशियल किस में होता है बेटा, वोल्ट में होता है। ठीक है, तो कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट इज रेफर टू एज व्हाट, फैराड। ठीक है, आगे चलिए। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर्स की बात करें बेटा तो कैपेसिटी कितनी होती है इनकी, अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूं, इसके आसपास कोई कैपेसिटर नहीं है, दूसरा कैपेसिटर इसके आसपास और कोई कंडक्टर नहीं है, दूसरा कंडक्टर मैं मान के चल रही हूँ इन्फिनिटी पे है, क्योंकि कैपेसिटर तो कॉम्बिनेशन है ना किसका, दो कंडक्टर्स का, एक कंडक्टर इन्फिनिटी पे, एक कंडक्टर आपके सामने पड़ा है। सो बेटा इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाती है, where R is what, R is the radius of the spherical conductor। ठीक है, अब एक चीज याद रखेंगे हमेशा, दैट कैपेसिटेंस Q एंड V पर डिपेंड नहीं करती, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUT एग्जाम एज वेल। C does not depend upon Q and V, C depends upon what बेटा, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, नहीं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बेटा परमियाबिलिटी आती है मैग्नेटिज्म में, दिस इज परमिटिविटी, दिस इज परमिटिविटी इन द केस ऑफ वैक्यूम। आर इज व्हाट, आर इज बेसिकली द डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो एप्सिलॉन नॉट और आर पे डिपेंड करेगी, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर मैंने आपको बताया कि फैराड तो बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो बेटा छोटे यूनिट्स कौन से होंगे, 1 माइक्रोफैराड, है ना, नैनोफैराड, पिकोफैराड, ये आप याद रखेंगे। 1 माइक्रोफैराड इज 10 raised to the power minus 6 फैराड, 1 नैनोफैराड इज 10 raised to the power minus 9 फैराड, एंड 1 पिकोफैराड इज 10 raised to the power minus 12 फैराड। आगे आ जाइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैं, पैरेलल प्लेट की तरह होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है स्मॉल d, एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं बेटा A बराबर होते हैं। अगर मैं मान के चल रही हूँ बेटा ये जो A है, ये जो A है ये बहुत ही बड़ा है एज कंपेरेटिव टू D, है ना, मैं सिंपली मान के चल रही हूँ बेटा A जो है यानी कि जो प्लेट्स का एरिया है वो बहुत बड़ा है एज कंपेरेटिव टू D। सो उस केस में बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट्स की तरह बिहेव करने लगेंगी। तो बेटा अगर आप उस केस में कैपेसिटेंस सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, फैराड जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। अगर आप D की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 raised to the power minus 12 डालते हैं, C की वैल्यू 1 फैराड डालते हैं, तो बेटा यहाँ से जो एरिया निकल के आता है वो बहुत बड़ा निकल के आता है। यानी कि इस केस में ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की लेंथ और ब्रेड्थ वाली हमको क्या बनानी पड़ेंगी, प्लेट्स बनानी पड़ेंगी, तब 1 फैराड का कैपेसिटेंस हम जनरेट कर सकते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बेटा अब ये जो बीच में मीडियम है ये वैक्यूम है या फिर हम फ्री एयर की बात कर सकते हैं। सो इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। बेटा एक ऐसा फील्ड
एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक झेल सकता है विदाउट ब्रेकडाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. Maximum amount of electric field which a dielectrics can hold without breaking down is dielectric स्ट्रेंथ. इसकी वैल्यू फॉर द केस ऑफ एयर या वैक्यूम कितनी रहती है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर रहती है. अब एक चीज याद रखेंगे बेटा, अगर मैं बोलूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस अमाउंट से ज्यादा बढ़ा देती हूं तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज होंगे और बेटा आपके पास चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. डिटेल वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उसको जाकर जरूर से देखना. एन प्लेट्स के केस में बेटा आगे क्या आ जाता है? n-1 का फैक्टर आ जाता है. डाइलेक्ट्रिक्स बेटा दो टाइप का बताया था, पोलर नॉन पोलर. पोलर के केस में इवेंचुअली बेटा इनबिल्ट डाइपोल मूवमेंट होता है, नॉन पोलर के केस में इनबिल्ट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता. बट अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें, उस चीज का केस है ना. अगर हम पोलर की बात करें H2O HCl, नॉन पोलर के केस में बेटा आपके पास H2 एंड CO2. अब अगर डाइलेक्ट्रिक्स में ही पोलर मॉलिक्यूल्स को आप कंसीडर कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के केस में, तो नेट डाइपोल मोमेंट उस केस में जीरो रहेगा. एक मॉलिक्यूल के पास तो है डाइपोल मोमेंट, पर अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स का एक डाइलेक्ट्रिक बना लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो देयर इज नो डाइपोल मोमेंट. सिमिलरली गोज फॉर द नॉन पोलर. नॉन पोलर के केस में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स पहले एक जगह पे, उनमें तो डाइपोल मोमेंट है ही नहीं है. फिर अगर हम दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो पोलर में बेटा ड्यू टू आप सिंपली बोल सकते हैं ओरिएंटेशन, है ना. ओरिएंटेशन की वजह से, रीओरिएंटेशन की वजह से, यानी कि वो रीओरिएंट हो जाते हैं अपनी जगह से बेटा, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, उसकी वजह से आपके पास पोलराइजेशन आ जाती है. नॉन पोलर में बेटा किसकी वजह से आती है? स्ट्रेचिंग की वजह से आ जाती है. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं और अल्टीमेटली बेटा आपके पास क्या आ जाता है? पोलराइजेशन आ जाता है. देयर इज सम नेट डाइपोल मोमेंट. अब हमेशा याद रखेंगे बेटा, जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स के केस में जो चार्ज डेंसिटीज होती हैं, जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज होती हैं, दीज आर नॉट फ्री चार्ज डेंसिटीज, they are bound charge densities, they are bound to the molecules. आप अगर ध्यान से देखें, और अगर हम in between बात करते हैं, in between बेटा अगर कोई वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, वहां पे जो चार्ज होता है नेट चार्ज दैट इज जीरो, बट इस केस में बेटा नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहता है. सो अल्टीमेटली वी से दैट पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो देयर विल बी पोलराइजेशन. पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, डाइपोल ज्यादा अलाइन होंगे तो पोलराइजेशन होगा. नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज रेफर टू एज व्हाट? पोलराइजेशन. P is equals to epsilon naught chi e into E, where chi e is what बेटा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. नेक्स्ट आ जाइए, डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर. कैपेसिटर के बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अपना एक ही मोटिव है बॉस, एक ही मोटिव है कि लाइक करना है सेशन को. एक ही मोटिव है कि आपने कैपेसिटेंस को बढ़ाना है. आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया. उस केस में बेटा कैपेसिटेंस कितना आ जाता है? एप्सिलॉन नॉट A by D. D में से T निकालो क्योंकि T को K से डिवाइड करके डालना था. इसी तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है. अगर यहां पे बात करें, दिस इज पार्शियल केस, है ना, यानी कि यहां पर बेटा जो T की वैल्यू है वो D के बराबर नहीं है. T इज लेस देन D. इन दिस पर्टिकुलर केस T इज लेस देन D, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किया है वो कम है बेटा एज कंपैरेटिव टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, आगे चलेंगे. नेक्स्ट अगर हम फुली फिल्ड वाला केस लेके चलते हैं, यानी कि T इज इक्वल्स टू D वाला केस लेके चलते हैं, उसमें कैपेसिटेंस बेटा K गुना से बढ़ जाती है. लेट्स सपोज आपने डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर कोई कंडक्टर इंसर्ट कर दिया, तो कंडक्टर के केस में K इज इक्वल्स टू 0 होता है. K इज इक्वल्स टू 0 पे बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T आ जाता है. फिर अब जो दो प्लेट्स थी कैपेसिटर की, उनमें एक में पॉजिटिव चार्ज था, एक में नेगेटिव चार्ज था. बेटा पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा था. अब वो चिपक ना जाए यार एक दूसरे के साथ, तो तभी तो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला था ना. तो फिर भी अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स जो आपकी एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर एक्सर्ट करती है, वो कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला रहता है Q² डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट. डिराइव करवा रखा है, डिटेल वीडियो में जाकर जरूर से देखिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. अब बोर्ड एग्जाम्स में बेटा इसका डेरिवेशन कर चुका है, बट CUT में एज वेल एज बोर्ड में इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ब्राइट है. 3 तरह के फॉर्मूला रहते हैं, Q² डिवाइडेड बाय 2C, हाफ CV का स्क्वायर, हाफ QV. ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में कैसे चेंज होते हैं? Q इज इक्वल्स टू CV वाली इक्वेशन से. दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन आप यूज करके निकाल सकते हैं. अगर आप सपोज कीजिए इसी में C की वैल्यू डाल दे बेटा Q by V, तो आप इस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या रहता है? एरिया इंटू डी. ठीक है, एरिया क्या है ऑफ द प्लेट? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ए इंटू डी. ठीक है, सो बेटा उस केस में यू की वैल्यू क्या आ जाती है? दिस इज स्मॉल यू. ठीक है, ये स्मॉल यू होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर. फिर आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो तरह के कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल.
रेजिस्टर का उल्टा रहता है, बस इतना याद रखो। सीरीज के केस में बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 टिल 1/Cn, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सीरीज के केस में बेटा चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल का इक्वेशन बनता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर पैरेलल का केस है तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल Cn, यानी कि इस केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज रहता है, V की वैल्यू बेटा पैरेलल में सेम रहती है, और Q की वैल्यू क्या रहती है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं और हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करने के लिए जो बैटरी लगाई थी उसको भी कनेक्ट रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, चार्ज k गुना से बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस k गुना से बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है क्योंकि बाहर से सप्लाई कांस्टेंट है, और बेटा आपके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो भी k गुना से बढ़ जाती है। बट लेट्स सपोज द अनदर केसेस कि आपने डाइलेक्ट्रिक तो इंसर्ट किया है बट आपने बाहर से जो बैटरी बेटा जिससे के थ्रू आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज किया था वो रिमूव कर दी है, तो उस केस में बेटा Q तो कांस्टेंट रहेगा, Q विल रिमेन कांस्टेंट, बढ़ेगा नहीं क्योंकि बैटरी रिमूव कर चुके हैं। C की वैल्यू बेटा k गुना से बढ़ेगी, E और V की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू बेटा k गुना से कम होगी, और आपके पास एनर्जी भी k गुना से कम हो जाएगी। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है लास्ट हमारे पास, दैट इज शेयरिंग ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं बेटा, दोनों अलग अलग चार्जेस लेकर बैठे हैं, दोनों के अलग अलग पोटेंशियल है, दोनों के अलग अलग कैपेसिटीज है, सो अगर हम इनको कनेक्ट नहीं कर रहे, इंडिविजुअल इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं बेटा, उस केस में अगर हम मान के चल रहे हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इनिशियली बेटा आपके पास U यानी कि एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस हाफ ऑफ Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2। फिर हमने इनको क्या किया, कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वायर। बेटा तब तक चार्ज ट्रांसफर करता है जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चार्ज ट्रांसफर्स ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, एंड अल्टीमेटली जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा सो बेटा आपके पास क्या होगा, उस केस में चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल बिकम्स कॉमन। V की वैल्यू क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है दोनों के केस में। ठीक है, सो इस केस में बेटा जो फाइनल चार्जेस होते हैं Q1 डैश एंड Q2 डैश, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 डैश कैन बी रिटन एज C1 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Q2 डैश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, C2 Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब जब इनिशियल स्टेज थी जब वो कनेक्टेड नहीं थे, और फाइनल स्टेज में जब उनको कनेक्ट किया गया वायर के थ्रू, तो बेटा देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी जिसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। फाइनल स्टेज में चार्ज बेटा क्या हो चुका है, कंजर्व रहता है चार्ज, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो बेटा यहाँ पे मैं Q1 प्लस Q2 होल का स्क्वायर डाल दूं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नीचे C1 प्लस C2। अब अगर हम एनर्जी लॉस की बात करें बेटा, ये फॉर्मूला आपको दिल में बसा लेना है, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल का स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, यानी कि आपने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, तो आपके पास पोटेंशियल बराबर हो चुका है, तो अगर आप चार्जेस का रेशियो लेंगे तो बेटा वो किसके बराबर आएगा, कैपेसिटेंस इसके रेशियो के बराबर आएगा। और अगर आगे फर्दर स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं बेटा, तो उस केस में बेटा R1 बाय R2, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर दोनों में कॉमन लेके कट जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा, हमारा एम इतना छोटा नहीं है कि हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करना है। वी वॉन्ट टू क्रैक काइंड ऑफ एग्जाम जिससे हम एक ऐसी जिंदगी जी सकें जिसमें हम अपने एग्जाम क्रैक करने के बाद एक ऐसे कॉलेज में जा सकें बेटा जहाँ से हमको एक अच्छा पैकेज मिले, है ना, जहाँ से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, हम एक लाइफ जो चाहते हैं, है ना, वो हम अचीव कर सके। सो उसके लिए बेटा अब रिसेंटली पास्ट 2 ईयर्स में अगर मैं बात करूँ, CUET का एग्जाम इज़ अ वेरी बिग एग्जाम है, एंड अपकमिंग ईयर्स में ये JEE नीट में भी मर्ज होने वाला है। सो आई विल प्रेफर कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो JEE के एस्पिरेंट, चाहे वो नीट के एस्पिरेंट हैं, दे शुड गिव CUET का एग्जाम एज अ बैकअप, बिकॉज बैकअप इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, है ना। और ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन के ही आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन साइंस इटसेल्फ। अब मैम ने भी तो साइंस करी थी, है ना, मेरे पास भी तो साइंस थी। आई वाज हैविंग नॉन मेडिकल इन माय 11th एंड 12th, एंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर फॉर मी आल्सो, है ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी, है ना। तो आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, दिस इज सो अनप्रिडिक्टेबल, आप नहीं जानते हो, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। सो यहाँ पे बेटा हम आपको तेजस्वी बनाने वाले हैं। अब तेजस्वी बैच जो है ये CUET सेंट्रिक बैच
बोला गया है, बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं बेटा, कभी भी कोई भी टीचर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, है ना, वो हमेशा आपको अपना जितना भी बेटा नॉलेज होता है वो डिलीवर करता है, वो सिर्फ एक एग्जाम सेंट्रिक नॉलेज कभी भी डिलीवर नहीं करता। सो इस बैच में आप अगर चाहते हैं कि आप अपने 12th एज वेल एज अपने CUT एग्जाम में एक्सेल करें, है ना, आप एक अच्छा रैंक सिक्योर करें, सो दिस इज अ बैच यू नीड टू ज्वाइन। अगर आप सिर्फ इंग्लिश और GT का बैच लेना चाहते हैं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मैम डोमेन्स तो हम पढ़ रहे हैं बट इंग्लिश और GT जो है वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो स्कूल एग्जाम्स में नहीं होता है, स्कूल्स में नहीं होता है, तो उसके लिए बेटा यू कैन गो फॉर तेजस्वी। द प्राइसिंग इज 5199, बट इसके ऊपर एडिशनल बेटा ऑफ मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करेंगे Y549। दिस इज अ कोड यू नीड टू रिमेंबर इफ यू वांट कि आपकी कुछ क्वेरी है, आपके साथ मैम पर्सनली कनेक्ट कर सकें, तो अगर आप इस कोड के अंदर एनरोल करते हैं फिजिक्स कोर आर्मी Y549 कोड अगर आप लगाते हैं, सो इससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपकी बैच के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं एड्रेस करूंगी, वो मैं मेक श्योर करूंगी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, वंस यू विल एनरोल अंडर दिस कोड, आपको मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है बेटा ऑन दिस ईमेल ID, सो दैट आई गेट एश्योर्ड दैट यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ फिजिक्स कोर फैमिली। ठीक है, adda247.com। ठीक है, आप इस पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे पेमेंट का, एंड ये कोर्स बेटा आपको आफ्टर दिस कोड पड़ेगा 5975 का, यानी कि 6000 से कम। अब ये 6000 से कम कब पड़ रहा है बेटा, अर्ली बर्ड के ऑफर में पड़ रहा है। उसके बाद जब इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो प्राइसिंग विल बी दिस मच, है ना। अभी हमने रिसेंटली इस बैच को लॉन्च किया है, सो हमने टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जो बच्चे जेन्युइन हैं, जिनको पढ़ाई करना है सच में, दे वांट टू अचीव समथिंग, तो उनके लिए बैच को कम किया जाए प्राइसिंग को, तो उनके लिए प्राइसिंग बेटा इतनी रखी गई है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। हमेशा एक चीज़ याद रखो बेटा कि लाइफ में कभी कभी हमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अपने मम्मी पापा से ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी बेटा इतनी इन्वेस्टमेंट करके आप फर्दर फ्यूचर में, मैं लाखों का भी नहीं बोलूंगी बेटा, करोड़ों का बोलूंगी यार, करोड़ों के पैकेज के लिए तैयार हो रहे हो ना, तो तब इस अमाउंट का कितने गुना आप अपने मम्मी पापा को रिटर्न करोगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये जो टाइम है अपनी एजुकेशन में, अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, सो बेटा वो टाइम वापस नहीं आएगा लौट कर। सो दिस इज द अमाउंट यू नीड टू स्पेंड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ये तो एक बैच है, इसके साथ मुझे क्या बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, वो कैसे पता चलेगा, सो देयर इज वन मोर ऑफर, लेट मी शो यू। पहले तो ये वाला बैच कैसे एनरोल करना है बेटा, आपको सिंपली गूगल पर जाना है, आपको adda247 टाइप करना है। जैसे ही आप adda247 टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक पर जाएंगे बेटा। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। ऑल कोर्सेज में जब आप स्कूल K-12 कैटेगरी में आएंगे तो दिस इज CBSE बोर्ड क्लास 12th। CBSE बोर्ड क्लास 12th में जाएंगे, सो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे बेटा ये बैच मिलेगा, CUT 2024 तेजस्वी साइंस बैच। साइंस बैच में आपके सारे सब्जेक्ट्स डोमेन के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, साथ ही साथ बेटा इंग्लिश, GT एंड GT में रीजनिंग और क्वांट और स्टैटिक GK तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं इतने अमाउंट में। बेटा जब आप ऑफलाइंस में जाते हैं, सो इतने अमाउंट में शायद आपको GT और क्वांट, GT की मैं बात करूँ ना जिसमें क्वांट, रीजनिंग और स्टैटिक GK तीनों आती है, उसका भी प्राइसिंग इससे ज़्यादा होगा यार। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मार्केट में इससे कम प्राइस अवेलेबल है, आप जा रहे हैं उस कोर्स में, तो आप जाकर खुद चेक कर लीजिए बेटा कि क्वालिटी क्या है वहाँ की। क्वालिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देयर इज ड्रास्टिक डिफरेंस। हम इस प्राइसिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइजेस लार्ज नंबर, है ना, मतलब उसमें सब सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ बेटा इस प्राइस में आपको ई बुक्स भी मिलेंगी, एज वेल एज बेटा आपको PDFs मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। टेस्ट के बिना कुछ नहीं बनता यार, टेस्ट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, है ना। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है। सो टेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्राइस, बट स्टिल इफ यू फील कि मैम बुक्स भी चाहिए जो हमारे घर पे आए, है ना, हमको बुक्स चाहिए, हम जिस बुक्स को फॉलो करें और बस हमको उतना ही पढ़ना है मैम, सो इन दैट केस बेटा व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट है। इफ यू एनरोल अंडर
दिस है ना, K12 कैटेगरी में अगर आप जाएंगे बेटा, आप K12 कैटेगरी में जाएंगे और CUT के महापैक पे क्लिक करेंगे, तो बेटा CUT के महापैक में जब आप साइंस पे क्लिक करेंगे, दिस इज विद बुक्स। अब विद बुक्स है बेटा तो कॉस्टिंग थोड़ा सा बड़ा है, बट इस कॉस्टिंग को मैं जस्टिफाई करने वाली हूँ, जस्ट लिसन टू मी फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। अगर यहाँ पे प्राइसिंग जो है बेटा 9349 है, आप जैसे इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड डालना है, कोड बेटा Y549 ही डालना है, तभी आपके साथ मैं पर्सनली कनेक्ट करके आपकी क्वेरीज को हैंडल कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आप किसी और कोड के अंडर एनरोल करते हैं तो आई कांट गारंटी यू कि बेटा वहां पे मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी ऑन द पर्सनल लेवल। पढ़ाऊंगी मैं भी उस बैच में, नो इश्यूज ऑन दैट, बट मैं फिर बेटा आपकी जो पर्सनल क्वेरीज है उनको हैंडल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपका एनरोलमेंट मेरे अंडर नहीं होगा। सो अगर आप Y549 कोड यूज करते हैं, 5 + 4 यानी कि 9, तो बेटा आपके पास जो विद बुक्स है प्राइस 9129 है। आप बोलोगे 9129 तो बहुत हाई है मैम, तो 9129 में अगर आप आज बाय करते हो और आज से 6 या 7 या 8 महीने तक बेटा जितने कोर्सेज आते जा रहे हैं, लेट्स सपोज आपका भाई बहन जो अभी छोटा है वो अगले साल आ जाएगा, है ना, वो अगले साल आ जाएगा, तो ये जो पूरा साइकिल है, जितने भी बैचेस आएंगे अगले 3-4 महीने में बेटा देयर विल बी मल्टीपल बैचेस, वो सब आपको फ्री मिलेंगे। इसमें आपको हर बार बैच का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सपोज नेक्स्ट जो बैच लॉन्च होता है वो 8000 का होता है या 10000 का होता है, तो आपको बेटा वहां पे बेनिफिट मिलेगा, आपने इतने अमाउंट में वो सारे बैचेस को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। सो दैट इज वन स्टेप एडवांटेज। एंड साथ ही साथ बेटा यहाँ पे जो बुक्स मिल रही हैं वो आपके घर में डिलीवर हो रही है, और उन बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं बेटा दैट आर द बुक्स ऑफ द CUT अड्डा इटसेल्फ, है ना। और CUT अड्डा का नाम अगर मैं बोलूँ, अड्डा 24/7 का नाम बेटा CUT में आपने सुना है कि कितने झंडे गाड़े हैं हमारे, जितने भी बच्चे रहे हैं उन्होंने टॉप रैंक, टॉप परसेंटाइल सिक्योर करे हैं। सो दिस व्हेन द नेम CUT कम्स, एंड CUT के साथ बेटा जब अड्डा 24/7 आता है मीन सिलेक्शन, है ना। सो आप इतना प्राइस अगर यहाँ पर अपना लगा रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू जस्टिफाई योर पेरेंट्स मनी। सो आई होप आपने इस चीज़ के बारे में समझा और आप इसके ऊपर फैसला लेंगे। मैम आपके साथ कनेक्टेड है बेटा, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्लासेस नहीं चलेंगी। बस मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि जो YouTube होता है उसमें बेटा बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आप एक क्लास पढ़ने आते हैं, आपको 4 नीचे बेटा ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिस पे आपका क्लिक करने का मन करेगा, चाहे वो किसी सॉन्ग का ट्रेलर हो, चाहे वो कोई फनी वीडियो हो, तो आपका झट से मन करता है आप उस पर क्लिक करें। दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहते हैं जहाँ से सिलेक्शन गारंटीड है, सो इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इज नॉट बैड। सो इनरोल कीजिए बेटा Y549 कोड लगा के। सी यू ऑल इन द अपकमिंग क्लासेस, लव यू ऑल, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा आज का फॉर्मूला शीट कैसा लगा। एंड बेटा K12 कैटेगरी में ही फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर इसका PDF डाल दूंगी आपके लिए, जहां पे आपको ये सारी फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी। सो सी यू ऑल सून इन द अपकमिंग क्लासेस। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।